हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएसआई रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में पेंट्री को ये लिखा जाता है, एंग्री को ये लिखा जाता है, तो हमें बताना है इंस्टीट्यूट का कोड। तो हम देख लेते हैं लॉजिक क्या चल रहा है। यहाँ पे है, फर्स्ट में है P और यहाँ पे दिया है हमें 7, फिर है A और यहाँ पे दिया है हमें 1, यहाँ पे है N और यहाँ पे हमें दिया है 5। तो यहाँ पे क्या किया गया है, P की वैल्यू होती है 16, 1 + 6 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। और A होता है 1 तो 1 लिख दिया है, N होता है 14 तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 लिखा गया है। फिर लिखा गया है T, तो T क्या होता है, 20 होता है, तो 2 + 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखा गया है। R होता है 9, R होता है 7, 18, तो 1 + 8 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 9 निकल जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे दिया है। और Y होता है 25, तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 7 निकल जाएगा। तो यही हमारा लॉजिक है। तो हम इंस्टीट्यूट का कोड निकाल लेंगे। I होता है 9, फिर हमें दिया है N, तो N होता है 14 तो 5 हो जाएगा इसका। S होता है 19 तो क्या हो जाएगा, 19, 9 + 1 10 हो जाएगा, और 10 का 1 ले लेंगे हम। फिर आगे हमें दिया है T, तो T 20 का 2 ले लेंगे। फिर है I, तो I का फिर से 9 हो जाएगा। फिर है T, तो 2 हो जाएगा। और U हमें दिया है, तो U होता है 21, तो 21 का 3 हम लिख देंगे। T 20 होता है तो 2 हो जाएगा। और E होता है 5, तो 5 का 5। तो इस वाले B में तो 5 है नहीं, इन तीनों ऑप्शन में 5 है, तो 6 5 तो होगा नहीं। हमारा क्या निकल के आ रहा है, 2 5 निकल के आ रहा है। और यहाँ पे 9 2 5 है, लेकिन हमारा 3 2 5 वाला है, तो ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति को अगर मोड़ा जाए तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा घनीय आकृति प्राप्त होगी। तो हमें बताना है, अगर हम इसको मोड़ दें तो हमारी कैसी आकृति बनेगी। तो इसको मोड़ेंगे तो हम पहले अपोजिट डायरेक्शन निकाल लेते हैं। इसको हम ऊपर करेंगे और इसको ऊपर करेंगे तो इसकी अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको ऊपर करके इसके ऊपर करेंगे तो इसके अपोजिट ये वाला ये वाला हो जाएगा, ये वाला सिंबल इसके अपोजिट हो जाएगा, डॉलर के अपोजिट। तो कैसे निकालते हैं अपोजिट साइड, एक छोड़कर एक अपोजिट साइड होती है एक दूसरे की। जो ये बाहर वाले होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और जो अंदर होते हैं उन्हें हमें एक छोड़कर एक अपोजिट निकालना होता है। तो डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, डॉलर का अपोजिट त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पे ये बिंदी दे रखी है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट स्टार दे रखा है हमें। फिर हैश का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 त्रिभुज। अब हमें बताना है कौन सी घनीय आकृति प्राप्त होगी। तो कोई भी 2 अपोजिट साइड एक साथ तो नहीं आ सकती, या तो इसमें से डॉलर आ सकता है या त्रिभुज आ सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो हम देख लेते हैं दोनों कहाँ एक साथ नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिया है हैश डॉलर स्टार, तो हैश डॉलर यहाँ से लिया गया है, हैश यहाँ से लिया गया है, और स्टार यहाँ से लिया गया है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें है डॉलर, इसमें है हैश, और इसमें 3 त्रिभुज। तो यहाँ से हैश 2 त्रिभुज, यहाँ से हैश और त्रिभुज दोनों ले लिए गए, तो ये वाला हमारा बन नहीं सकता, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड एक साथ तो नहीं आ सकती, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसमें हमें क्या दिया है, स्टार और ये, तो स्टार और ये जो सर्कल है छोटा सा वो भी एक साथ आ रहे हैं इस वाले में, डी वाले में, तो ये भी नहीं बनेगा हमारा। और इसमें फिर से हैश और डॉलर आ रहा है, तो ये नहीं बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कथन और पूर्वानुमान से हमें कथन दिया गया है और इससे क्या पूर्वानुमान निकल सकता है हमें वो बताना है। तो कथन है हमारा, क्या भारतीय नौकरशाह दुनिया में सबसे कम कुशल है। तो हमें बताना है इससे क्या पूर्वानुमान निकल सकता है। तो पहला में बोला है, नौकरशाहों की कार्य क्षमता में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है। तो क्या हमें कथन से कहीं पता चल रहा है कि इनकी कार्य क्षमता में पिछले कुछ वर्षों से कमी आई है, हमें नहीं पता चल रहा है। हमें तो सिर्फ ये बोला है कि सबसे कम कुशल है वो, लेकिन हमें यहाँ ये नहीं बोला गया है कि कार्य क्षमता में कमी आई है, तो हम नहीं बता पाएंगे पहला। तो
सेकंड हमें बोला है भारतीय लोक कर्मचारी को सबसे अच्छा टाल मटोल करने वाला माना जाता है। तो क्या कथन में कहीं भी ऐसा लिखा गया है कि भारतीय कर्मचारी को टाल मटोल करने वाला माना जाता है? नहीं लिखा गया है। उन्होंने ऐसा बोला है कि नौकरशाह दुनिया में सबसे कम कुशल है। कुशल है के लिए बोला है, टाल मटोल करने के लिए नहीं बोला है, तो हम ये भी नहीं बता पाएंगे। तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड हमारा फॉलो हुआ। तो कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिखाए गए कागज को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है। 9 संख्या वाले भाग के विपरीत भाग में कौन सी संख्या दिखाई देगी? तो ये तो अभी अभी हमने किया था ऐसा क्वेश्चन। तो हम पहले अपोजिट साइड निकाल लेते हैं इनकी। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। 9 के अपोजिट हो जाएगी 3 और 2 के अपोजिट हो जाएगी 5। एक छोड़कर एक अपोजिट हो जाएगी। तो 9 के अपोजिट क्या होगी? 3 होगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सवाल में 2 कथन और आपको तय करना है क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथन को पढ़ें और अपना जवाब दें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, छात्रों की एक पंक्ति में कितने छात्र हैं? तो हमें बताना है टोटल स्टूडेंट। 2 कथन हमारे पास गिवन है, उनमें से हमें टोटल स्टूडेंट निकालने हैं। तो पहला कथन हमें दिया है, बी की स्थिति बाएं छोर से 18वीं है। तो बी की स्थिति कहां से है? लेफ्ट से 18वीं है। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे, लेफ्ट से क्या है? 18 है बी। आगे हमें बोला है और ए बी के बाएं और चौथे स्थान पर है। तो ए बी के बाएं और चौथे स्थान पर है, तो ए बी के लेफ्ट में चौथे स्थान पर है। तो 1 2 3 4, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। आगे हमें बोला है ए और सी के बीच में 10 छात्र है। तो क्या हमें एक सी का डायरेक्शन पता है? सी ए के किस तरफ बैठा है, लेफ्ट में है या राइट में, हमें नहीं पता है। तो हम सी को बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए हम ये पहले से तो नहीं बता पाएंगे कितने स्टूडेंट है, क्योंकि हमारे पास सी के कुछ डायरेक्शन नहीं पता है कि वो ए के किस तरफ बैठा है। तो पहला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है, ए की स्थिति दाएं छोर से 10वीं है, ए की स्थिति राइट से है 10, ए यहाँ पे बैठा है और ए और बी के बीच में 12 छात्र है। तो यहाँ पे तो बैठ नहीं सकते 12 छात्र, क्योंकि ये खुद ही यहाँ पे 10वां स्थान पर है। तो यहाँ पे 12 छात्र आ नहीं सकते, तो यहाँ पे ही होगा 12। यहाँ से हमें पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 9 स्टूडेंट है और 10वां कौन है? ए है। तो यहाँ पे तो 12 स्टूडेंट बैठ नहीं सकते, तो इसी तरफ बैठेंगे 12 स्टूडेंट। बी बाएं छोर से 5वें स्थान पर है और बी क्या है? बाएं छोर से 5वें स्थान पर है। बी यहाँ पे है 5वें स्थान पर और इनके बीच में 12 है और ए है 10वें स्थान पर। तो हम टोटल स्टूडेंट निकाल सकते हैं। बी का हम लेफ्ट से ले लेंगे, इनके बीच में ले लेंगे, और ए का हम राइट से ले लेंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे? टोटल स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे। तो इन सब का हम जब टोटल करेंगे 5 + 12 + 10 27, तो ये हमारे पास क्या निकल के आएंगे? टोटल स्टूडेंट निकल जाएंगे। तो हम किससे अपना जवाब दे सकते हैं? सेकंड कथन से अपना जवाब दे सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कथन सेकंड में उपलब्ध तथ्य ही सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। कुछ उत्तर की तरफ मुंह किए हैं और कुछ दक्षिण की तरफ। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? तो हमें बताना है पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, केवल एक व्यक्ति सी और ए के बीच में बैठा है। एक व्यक्ति क्या बैठा है? सी और ए के बीच में बैठा है। तो अभी हमें नहीं पता, तो हम यहाँ लिख देते हैं। आगे हमें बोला है ए के बाएं तरफ केवल एक व्यक्ति बैठा है। ए के बाएं तरफ एक व्यक्ति बैठा है। आगे बोला है बी के दाएं तरफ कोई नहीं बैठा है, मतलब बी कहाँ बैठा है? बी कॉर्नर पे बैठा है। तो हम बना लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। हमें यहाँ पे बोला है बी के दाएं तरफ कोई नहीं बैठा है। तो अगर बी यहाँ पे बैठे तो बी का मुंह कहाँ होगा? दक्षिण की तरफ होगा, तभी बी के दाएं कोई नहीं बैठेगा। बी का दाएं इसी तरफ होगा यहाँ पे। और अगर बी इस तरफ बैठे तो बी का फेस कहाँ होगा? उत्तर की तरफ होगा। आगे हमें बोला है बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक लाइन बोली है, ए के बाएं तरफ केवल एक व्यक्ति बैठा है। एक व्यक्ति बैठा है और बी का पड़ोसी नहीं है, तो ए यहीं आएगा और यहाँ पे ए यहीं आएगा। और हमें बोला है ए के बाएं तरफ केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ए का बायां किस तरफ हो जाएगा? यहाँ पे ये उत्तर की तरफ देखेगा तब ए का बायां होगा, और यहाँ पे अगर ये दक्षिण की तरफ देखेगा तब ए का बायां एक व्यक्ति होगा। और हमें यहाँ पे बोला है सी और ए के बीच में एक व्यक्ति है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे सी इस तरफ आ जाएगा। तो इतना तो हमारा बन गया।
आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमें बोला है सी और ए ई के निकटतम पड़ोसी है, तो मतलब इनके बीच में बैठा है ई और वे विपरीत दिशा की तरफ मुंह किए हुए हैं। सी और ए ई के निकटतम पड़ोसी है और वे विपरीत दिशा की तरफ मुंह किए हुए हैं। तो विपरीत दिशा की तरफ, तो मतलब यहाँ पे ये दक्षिण की तरफ देखेगा तो ये उत्तर की तरफ हो जाएंगे दोनों, और यहाँ पे ये दोनों दक्षिण की तरफ देखेंगे तो ई उत्तर की तरफ हो जाएगा। और बाकी बचे हुए हैं एफ और डी, तो एफ और डी यहाँ पे भी आ सकते हैं, हमें इन दोनों की डायरेक्शन क्लियर नहीं है, और एफ और डी बी के पास में भी आ सकते हैं। एफ और डी ए के पास में आ सकते हैं इधर, और एफ और डी यहाँ पे आ सकते हैं। तो हमें तो सिर्फ बीच में कौन बैठा है ये बताना है। तो हम इससे बता सकते हैं ऊपर पे भी हमारे सी और ई आ रहे हैं बीच में, और नीचे में भी हमारे ई और सी आ रहे हैं बीच में, तो हम बता सकते हैं इससे सी और ई पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई और सी पंक्ति के बीच में बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला के अनुरूप नहीं है। तो हमें बताना है कौन सा इनमें से अलग है। तो हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना निकल के आ रहा है? 6 2 जाए 12, 12 में कितना ऐड करेंगे? 17 आ जाए, तो 12 में हम +5 करें तो 17 निकल सकता है। यही हम आगे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो 17 दूना होता है 34, 34 में हम कितना ऐड करें? 5, तो 39 निकल जाएगा। 39 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 78, और 78 में +5 करेंगे तो 83 आएगा। 83 मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 3 6, 8 दूना 16, 166, और प्लस करेंगे 5 तो कितना हो जाएगा? ये 171 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें 169 दिया गया है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा 169, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आरेख अनानास, शरीफा, रसभरी के बीच के रिश्ते को दर्शाता है? तो अनानास, शरीफा और रसभरी ये तीनों ही अलग अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए अक्षरों का सापेक्ष समूह का चयन करें जो पहली जोड़ी में दर्शाया संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। तो हमें बताना है जैसे पी क्यू आर एस ई एफ जी एच से रिलेटेड है, वैसे ही टी यू वी डब्ल्यू किससे रिलेटेड होगा? तो हमें यहाँ पे दिया है पी और यहाँ पे दिया है ई, तो ई होता है 5 और पी कितना होता है 16, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस चल रहा है? 11 का डिफरेंस चल रहा है। क्यू होता है 17 और एफ होता है 6, तो यहाँ पे भी 11 का डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। आर होता है 18 और जी होता है 7, तो यहाँ पे है 11 का डिफरेंस, और एस होता है 19 और एच होता है 8, तो यहाँ पे भी 11 का डिफरेंस। तो हमें पता चल गया लॉजिक, 11 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पे है टी 20 में से लेस करेंगे 11, तो क्या आएगा 9, और 9 पे होता है आई, तो आई से तो हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो आगे भी हम चेक कर लेते हैं। U होता है 21, इसमें से लेस करेंगे 11, तो कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 10, और 10 पे होता है J जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया है। V होता है 22 में से 11 लेस करेंगे तो 11, और 11 पे क्या होता है K। W होता है 23 में से 11 लेस करेंगे तो कितना आएगा 12, और 12 पे होता है L। तो ऑप्शन नंबर बी हमें ऐसा ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से अक्षरों का कौन सा युग्म असंगत है उसे ज्ञात करें। तो हमें बताना है कौन सा इन चारों में से अलग है। तो पहले हम इनके नंबर लिख लेते हैं। C होता है 3 और I होता है 9, तो यहाँ पे है 3 और 9। D होता है 4 और P होता है 16। E होता है 5 और Y होता है 25। F होता है 6 और G होता है 7। तो हमें क्या लॉजिक दिख रहा है? यहाँ पे है 3 तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया गया है, यहाँ पे है 4 तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे है 5 तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ 6 और 7 है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा F और G, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवाल का जवाब दें। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक खिलाड़ी का चयन करने के लिए निम्न शर्तें हैं। तो हमें क्या दिया है? अगर किसी को भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होना है तो उसको इन शर्तों को पूरा करना होगा। तो पहली शर्त है वह एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
दूसरी शर्त है 1/11/2016 को उसकी आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या बोला गया है? 1/11/2016 को उसकी आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त है वह चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिए। चौथी शर्त है उसे अंडर 19 विश्व कप या रणजी ट्रॉफी में भाग लिया होना चाहिए। पांचवी शर्त है उसे आपराधिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए। और छठी शर्त है उसे एंटी डोपिंग परीक्षण में उत्तीर्ण होना चाहिए। आगे हमें बोला है हालांकि यदि खिलाड़ी उपरोक्त सभी मापदंडों को पूरा करता है सिवाय, तो अगर ये कुछ मापदंडों को पूरा न करे, जैसे हमें यहाँ पे F, E और C दिया है, अगर इन मापदंडों को वो पूरा ना करे तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये भी हमें बताया गया है। तो पहले हमें बोला है अगर वो F को पूरा ना करे, अगर वो F शर्त को पूरा ना करे, F शर्त क्या है? उसे एंटी डोपिंग परीक्षण में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? उसके लिए हमें दिया है तो उसके मामले को CBI अध्यक्ष के में भेजा जाना चाहिए। तो क्या बोला है? अगर वो एंटी डोपिंग परीक्षण को उत्तीर्ण ना करे तो उसके मामले को BCCI अध्यक्ष को भेजा जाना चाहिए। सेकंड हमें बोली गई है E को अगर वो पूरा ना करे तो क्या करना चाहिए? तो E शर्त हमें बोली है उसे आपराधिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी वो ऐसा हुआ तो क्या होना चाहिए? उस पर क्या कार्रवाई होगी? तो उसके मामले को राज्य सरकार को भेजा जाना चाहिए। और तीसरी हमें बोली है उपरोक्त के, तो उसको मामलों को मेडिकल एसोसिएशन को भेजा जाना चाहिए। सी शर्त थी वह चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिए। अगर वो फिट ना हो तो क्या होगा? उसके मेडिकल एसोसिएशन को भेजा जाएगा उसके मामले को। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है उसके मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए? तो हमें बोला है महाराष्ट्र में पैदा हुआ, तो पहली शर्त पूरी हो गई, वो भारतीय नागरिक है। महेश 19 साल का है, तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। उसने अंडर 19 विश्व कप में हिस्सा लिया, तो इससे हमारी चौथी शर्त पूरी हो गई। वह चिकित्सीय रूप से फिट भी है, तो इससे हमारी तीसरी शर्त पूरी हो गई। और किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं है, तो इससे हमारी पांचवी शर्त भी पूरी हो गई। एंटी डोपिंग परीक्षण में वह विफल रहा, तो हमारी छठी शर्त इससे पूरी नहीं हुई। तो छठी शर्त हमारी यही थी F, उसे एंटी डोपिंग परीक्षण में उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन क्या बोला है? महेश उत्तीर्ण नहीं हुआ है, तो क्या होगा इस पर? F के लिए हमें यहाँ पे दिया है उसका मामला BCCI अध्यक्ष को भेजा जाना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, उसके मामले को BCCI अध्यक्ष को भेजा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है उसके मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए? तो बोला है राम 26 मई 1990 को झारखंड में पैदा हुआ है। एक दुर्घटना में एक ट्रक चालक की लापरवाही के कारण उसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हुआ था। उसने रणजी ट्रॉफी में भाग लिया था। उसने दोनों एंटी डोपिंग परीक्षण और मेडिकल फिटनेस परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो यहाँ पे हमें पहला ही पॉइंट बोला है राम 26 मई 1990 को झारखंड में पैदा हुआ। वह भारतीय नागरिक तो है, लेकिन उसकी आयु क्या है? 19 वर्ष से ज्यादा हो गई। 2016 तक हमें क्या चाहिए? उसकी आयु 19 वर्ष तक चाहिए, लेकिन यहाँ पे 19 वर्ष से ज्यादा हो गई, तो इसके लिए क्या होगा? उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा खिलाड़ी को, क्योंकि हमें सिर्फ 3 ही पॉइंट दिए हैं, उन पे ही कार्रवाई हो सकती है। बाकी सारे ही सभी में उसे अस्वीकृत किया जाएगा। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, खिलाड़ी को अस्वीकृत किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें क्या आंसर होगा? तो ये इसके ऑप्शन भी देख लीजिए, यहाँ पे दिए हैं 4 ऑप्शन है, तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है सुबह में शिवानी सूर्योदय की दिशा में 3 मीटर चलती है। तो सूर्योदय कहाँ से होता है? पूर्व दिशा से होता है। तो पूर्व की तरफ क्या करती है? 3 किलोमीटर चलती है। फिर बोला है वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ती है। तो 2 बार बाएं मुड़ती है, 3 किलोमीटर यहाँ पे चली, पहला बाएं ये हो गया, दूसरा बाएं इस तरफ हो जाएगा। और कितना चलती है? पहले 8 किलोमीटर चलती है, फिर कितना चलती है? 3 किलोमीटर चलती है। अब हमें बोला है शुरुआती बिंदु के संदर्भ में वह अब किस दिशा में? तो शुरुआती बिंदु यहाँ से है उसका, और अब वो यहाँ पर है, तो किस दिशा में है? वो उत्तर की तरफ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा
अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सवाल में दो कथन फर्स्ट और सेकंड है, आपको तय करना है क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। दो कथन को पढ़े और अपना जवाब दें। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 5 छात्रों I, J, K, L और M के बीच में किसने परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। तो क्वेश्चन है हमें बताना है किसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो पहला कथन हमें दिया है J ने K से अधिक अंक प्राप्त किए, तो हम यहाँ लिख देते J ने K से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन सर्वोच्च अंक प्राप्त नहीं किए। तो पहले में तो सिर्फ हमें इतना दे रखा है, तो क्या हम इससे बता पाएंगे, नहीं बता सकते, तो पहला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड हमें बोला है M ने J से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, M ने J से अधिक अंक प्राप्त किए हैं लेकिन L की तुलना में अधिक अंक प्राप्त नहीं किया है। M ने J से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन L की तुलना में अधिक अंक प्राप्त नहीं किया है, तो मतलब L ने M से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो इतना हमें पता चला। तो क्या हम इससे भी बता सकते हैं कि किसने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, नहीं बता सकते। तो हम इन दोनों कथनों को एक साथ मिलाकर देखते हैं क्या हमारा आंसर निकल रहा है। तो पहला कथन है J ने K से अधिक अंक प्राप्त किए, तो J ने K से अधिक अंक प्राप्त किए। सेकंड कथन में हमें बोला है M ने J से अधिक अंक प्राप्त किए, M ने J से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन L की तुलना में अधिक अंक प्राप्त नहीं किए, तो L ने इससे अधिक अंक प्राप्त किए होंगे। तो हमारे पास 4 लोगों का डाटा तो आ गया, लेकिन हमारे पास I का डाटा गिवन नहीं है कि I ने पहले पे किया है या आखिरी नंबर पे किया है। तो हम क्या दोनों को मिलाकर भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि I की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है। I फर्स्ट नंबर पे भी हो सकता है, I लास्ट पे भी हो सकता है, तो हम नहीं बता पाएंगे। तो क्या होगा, दोनों को मिलाकर हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। कथन फर्स्ट और सेकंड में उपलब्ध तथ्य मिलाकर भी सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक लड़की की तरफ इशारा करके नेत्रा ने कहा वो मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी है। वो मेरी दादी की मतलब नेत्रा की दादी की, तो नेत्रा के पिता की माँ नेत्रा की दादी होगी। बोला है वो मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी है, तो इकलौती संतान कौन होगा, नेत्रा का पिता ही होगा इकलौती संतान। इकलौती बोला है तो एक ही संतान होगी उसके, इसकी दादी के, तो वो उसका पिता होगा। की बेटी है तो इसकी बेटी होगी ये। तो उस लड़की का नेत्रा से क्या रिश्ता है, तो वो लड़की नेत्रा की क्या हुई, बहन हुई। तो ऑप्शन नंबर सी हम दे रखा है बहन, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, 2-3 मैंने करवा दिए हैं, तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके होमवर्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस असंगत का चयन करिए जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो हमें बताना है इन चारों में से अलग कौन सा है। तो इन चारों में क्या अलग है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो यहाँ पे इनमें प्लस के साइन दिए हैं वो इन तीनों में बराबर है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें छोटा दिया है और इन तीनों में बड़ा दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कथन और पूर्वानुमान से। तो हम देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। कथन है, बिजली आपूर्ति निगम ने व्यापार जिला क्षेत्र में कुछ अधिक संग्रह केंद्र खोलने का फैसला किया है। तो इससे क्या पूर्वानुमान निकल सकता है। तो पहला हमें बोला है क्षेत्र में लोग इस फैसले का स्वागत कर सकते हैं। तो हमें कथन यही बोला है, बिजली आपूर्ति निगम ने व्यापार जिला क्षेत्र में कुछ अधिक संग्रह केंद्र खोलने का फैसला किया है, तो इससे क्षेत्र के लोग उसका स्वागत कर सकते हैं। तो ये पूर्वानुमान बिल्कुल सही होगा, स्वागत कर सकते हैं, ये पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं इसका। सेकंड हमें बोला है, इसके बाद से बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए ग्राहकों को कम समय लग सकता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा पूर्वानुमान। अगर ज्यादा केंद्र होंगे तो लोग अलग अलग जगह जाएंगे और उससे कम समय लगेगा। तो हमारा सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट भी करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों पूर्वानुमान क्या है, अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।